और अपना उत्तराखंड में आज सबसे पहले बात करेंगे राज्य में बीजेपी और सरकार के बीच छिड़े घमासान की। गैरसैंण के मुद्दे पर पार्टी और सरकार में ठन गई है। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमसे ही सरकार है, हमने 5 साल मेहनत की तब जाकर सरकार बनी। साथ ही अजय भट्ट ने यह भी कहा कि जनता को जवाब तो पार्टी को ही देना पड़ता है और जब सरकार नहीं होती है तो सरकार में शामिल लोग भी इसी पार्टी संगठन का हिस्सा होते हैं। असल में मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा सत्र आयोजित करना सरकार का काम है, संगठन का नहीं। इसी पर अजय भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो गैरसैंण के मुद्दे पर, गैरसैंण में विधानसभा सत्र हो या नहीं हो, इस मुद्दे पर अब संगठन और सरकार के बीच सीधी सीधी लड़ाई नजर आ रही है, खुले तौर पर लड़ाई नजर आ रही है। सरकार का काम है कहीं भी सत्र चलाए कहीं चलाए, पर सरकार को ये ध्यान भी तो रहता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जवाब तो पार्टी को भी देना होता है। तो इसलिए व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, दोनों एक ही हैं। कुछ सरकार में चले जाए, अगर जब जिस दिन सरकार नहीं होगी लोग कहाँ आएंगे, पार्टी में आएंगे ना सारे लोग। और 5 साल सरकार लाने के लिए हमने बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया है, सारे लोगों ने मिलके। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बनता है, कोई संगठन देखते हैं। हमारे वहाँ का सिस्टम है, जो सरकार में जाते हैं उनकी एक विशेष, उनको अलग से दे दी जाती है चीज़ें। तो सरकार के काम में संगठन दखल नहीं करता है, हमारे संगठन के काम में सरकार दखल नहीं करती है। तो संगठन से सरकार है, सरकार से संगठन नहीं। अजय भट्ट ये याद दिला रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को, सीएम को चेतावनी खुले तौर पर। असल में गैरसैंण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि बीजेपी संगठन और राज्य की बीजेपी सरकार के बीच ही लड़ाई है। उत्तराखंड में सत्ता का रास्ता हर बार गैरसैंण से होकर जरूर जाता है। पहाड़ी राज्य की आत्मा गैरसैंण में ही बसी है और बीजेपी कांग्रेस के साथ ही यूकेडी ने भी गैरसैंण के मुद्दे पर कई चुनाव जीते। गैरसैंण पर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप भी लगाती रही है, मगर इस बार बीजेपी की सरकार और संगठन आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बिना सुविधाओं और तैयारियों के गैरसैंण में शीतकालीन सत्र से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि सत्र कहां करना है कहां नहीं, ये सरकार का काम है। मैं कतई नहीं चाहता कि सत्र हो, पहले भी नहीं चाहता था जब नेता प्रतिपक्ष था, आज भी नहीं चाहता था। मैंने अपने सरकार से पिछली बार कहा भी था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में एक आश्वासन दे दिया था कि हम वहीं करेंगे बजट सत्र, तो इसलिए वो अच्छी बात है। देखिए, ये सरकार को निर्णय लेना है कि सत्र गैरसैंण में करना है कि देहरादून में करना है या कहीं और करना है, ये सरकार का विषय है। गैरसैंण पर हर सत्र से पहले और बाद में सियासत जरूर होती रही है, मगर इस बार मामला बीजेपी का अंदरूनी हो चला है। अब विधानसभा सत्र कहीं भी आयोजित हो, मगर इस बयानबाजी का नुकसान तो बीजेपी को ही भुगतना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। और अब आज की एक और बड़ी खबर, राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम को, सभी मुख्यमंत्रियों को उनके बंगले का पूरा किराया जमा करने का सख्त आदेश दिया है, सख्त रुख अपनाया है। पूरा किराया जमा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जल्द किराया जमा करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर इन्हें नोटिस नहीं मिल रहा तो अगली बार अदालत मीडिया के जरिए भी तारीख का ऐलान कर सकता है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम बीसी खंडूरी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब पूरा किराया आपको जमा करना होगा। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और रमेश पोखरियाल निशंक ने कुछ धनराशि जमा की है, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि जो धनराशि जमा की गई है वो काफी कम है। आपको बता दें कि राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके बंगले का किराया देना है, लेकिन इस आदेश के बाद भी सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने किराया जमा नहीं कराया है, पूरा किराया जमा नहीं कराया है, जिस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि अब आप किराया जमा कराएं, नहीं अगर नोटिस नहीं मिल रहा आपको सीधे तौर पर तो मीडिया के जरिए भी हम नोटिस पहुंचा सकते हैं। तो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलने के कैबिनेट के फैसले के बाद प्रदेश में एक नया
एक नई राजनीति शुरू हो गई है, नई बहस की शुरुआत हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी ने राज्य के बड़े विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मांग की है। नहले पर दहला कांग्रेस की ओर से। उत्तराखंड सरकार ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलने का फैसला किया तो कांग्रेस को इसमें राजनीति दिखाई दी और इस फैसले का जवाब कांग्रेस की तरफ से एक राजनीतिक पैंतरे के रूप में आया। अब कांग्रेस ने कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के नाम पर करने की मांग कर डाली है। नारायण दत्त तिवारी ने ही कुमाऊं विश्वविद्यालय बनाया था, गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाया था। स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा के नाम पे गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम रखा। हमारी ये मांग है, उत्तराखंड सरकार से ये मांग है। तिवारी जी का कद और काठी इतना बड़ा है, एक छोटी सी मांग हम रखते हैं कि ये कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय नारायण दत्त विश्वविद्यालय रखा जाए। दरअसल नाम की राजनीति पर सियासी हलचल एक बार फिर इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलने का फैसला किया और जौलीग्रांट का नाम पहले ही कांग्रेस सरकार बदल चुकी थी। तो अब सूत्रों की माने तो ये गर्माहट कुछ दिन और महसूस की जाने वाली है क्योंकि सरकार की लिस्ट में नाम बदलने वाले कई नाम हैं। कुछ और संस्थानों का नाम बदला जा सकता है। हल्द्वानी स्टेडियम का नाम बदलने की भी तैयारी है। टिहरी एडवेंचर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी बदला जा सकता है। जौलीग्रांट का नाम चेंज नहीं हुआ है, उन्होंने तो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं पहले नामकरण कर दिया था। कहां था, कहां है नामकरण, मुझे बताइए। तो इस तरह की बातें करना इतने बड़े दलों के द्वारा, उनके मुखियाओं के द्वारा, ये बहुत गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। कहां है जौलीग्रांट का नाम, कहां आदि शंकराचार्य के नाम पे रखा गया था। इससे पहले भी राज्य में मेरे तीर्थ योजना का नाम बदला गया। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजना का नाम रखा गया। नंदा गौरा कन्या धन योजना भी 2 योजनाओं से मिलकर बनी। कांग्रेस की 2 योजनाओं को यहां पर मिला दिया गया। अब देहरादून शहर और देहरादून के इंटरनेशनल स्टेडियम का भी नाम बदलने की चर्चा है, जिस पर कांग्रेस खुला विरोध कर रही है। वो जो है नामकरण उसको अपनी सहमति व्यक्त करते हैं या नए वाले को अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन इस तरीके की राजनीति में समझता हूं उचित नहीं है। पड़ोसी राज्य यूपी में नाम बदलने का दौर चल रहा है, ठीक वैसे ही उत्तराखंड में भी नाम की सियासत जोरों पर है। अब ऐसे में देखना होगा कि नाम बदलने की राजनीति कहां जाकर थमती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। तो नाम की राजनीति जारी है, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। इसी बीच कोटद्वार पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि हीन भावना से ग्रसित होकर सरकार ने नाम बदला है। हिंदू धर्म की ठेकेदार बनने वाली बीजेपी सरकार ने एयरपोर्ट के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। आदिगुरु शंकराचार्य के नाम से अगर ये एयरपोर्ट होता तो और आकर्षण बढ़ता, देश और दुनिया के लोग और आते। तो आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पे न करके उसको राजनीतिक एजेंडा बना लेना और अटल जी के नाम पर करना, मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक हिंदू धर्म के ऊपर भी आघात किया है, देवभूमि के ऊपर भी आघात किया है। और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि बीजेपी की केंद्र की सरकार को इस पर अपना मत स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आदिगुरु शंकराचार्य के नाम का प्रस्ताव उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो गैरसैंण को लेकर राजनीति, एयरपोर्ट के नाम को लेकर सियासत, तो सियासत रंग को लेकर भी है। ऋषिकेश की बात करें, यहां नगर निगम चुनाव में परचम लहराने के बाद बीजेपी ने निगम के भगवाकरण की शुरुआत कर दी है, जिसका विरोध भी होने लगा है। शपथ ग्रहण से पहले ही नगर निगम के प्रशासनिक भवन को भगवा रंग में रंगा जा रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। शपथ ग्रहण तक के बहिष्कार का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है। देखिए, ये तो गलत है कि भगवाकरण नहीं करना चाहिए था। जो मेयर जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ती हैं, तब तक वो कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं। जीतने के बाद तो मेयर पूरे शहर की मेयर है, उसे ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना भाजपा का प्रचार करना चाहिए। यहाँ से भाजपा से कोई मतलब नहीं। तो देखा आपने, अभी चुनाव के नतीजे भी ठीक से आए नहीं, शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन इमारत का रंग बदल दिया गया।
इधर राज्य भर में निकाय चुनाव के बाद अब कई समस्याएं सामने आने लगी है। देहरादून राज्य में सबसे बड़ा निकाय है और नगर निगम विस्तार में इस बार 72 गांवों को पहली बार जोड़ा गया। अब यही 72 गांव पार्षदों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देहरादून नगर निगम में विकास के लिए अब 300 करोड़ का बजट सालाना चाहिए होगा। 60 वार्ड के हिसाब से नगर निगम के पास अभी तक सालाना 150 करोड़ के बजट की व्यवस्था थी, लेकिन अब निगम में नए क्षेत्र जुड़ गए हैं, जिससे अब 150 करोड़ अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। 60 वार्ड के हिसाब से निगम के पास 150 करोड़ के बजट की व्यवस्था थी, लेकिन अब शामिल 72 गाँव के विकास के लिए 150 करोड़ अतिरिक्त चाहिए। 14वें वित्त आयोग से नगर निगम को 101 करोड़ मिलते हैं। राज्य वित्त से नगर निगम को 25 करोड़ मिलते हैं, जबकि हाउस टैक्स और बाकी स्रोत से 25 करोड़ की आय होती है। देहरादून नगर निगम में फिलहाल सामान्य कर्मचारी 300, नियमित सफाई कर्मचारी 642, मोहल्ला स्वच्छता समिति में कर्मचारी 610 और उपनल नाला गैंग मिलाकर 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं। वहीं देहरादून नगर निगम के विस्तारीकरण के बाद शासन से करीब 400 और कर्मचारियों की मांग की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र का सीमा विस्तार हुआ है और पार्षद संख्या भी जो है पूर्व में जो 60 वार्ड थी अब 100 वार्ड के हिसाब से जो है हमें बजट की आवश्यकता पड़ सकती है। नए क्षेत्र जो है उनमें जो है काफ़ी सारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से अभी अपग्रेड होते हुए शहरी क्षेत्र में शामिल हुए हैं और वहाँ पे जनसंख्या का भी प्रमाण भी बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए हम लोगों ने शासन से डिमांड किया है कि जितना हमको अतिरिक्त बजट उपलब्ध हो सकता है उतना उपलब्ध कराया जाए। परिसीमन के बाद नगर निगम में शामिल 72 गांव से जो पार्षद चुनकर आए हैं उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि नगर निगम विस्तार के बाद से गांव में विकास कार्य ठप पड़े हैं और चुनाव के दौरान हुए वादों के बाद ग्रामीणों में उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उधर रुद्रपुर के 5 स्टार होटल में रेडिसन होटल में लापरवाही सामने आई है। होटल की छत से एक 4 साल का बच्चा गिर गया। एक समारोह के दौरान यह हादसा हुआ। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सवाल है कि 5 स्टार होटल में जहां पर इतनी सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, वहां पर बच्चा कैसे गिरा, छत तक पहुंचा कैसे और वहां से गिरा कैसे। हालांकि होटल मैनेजमेंट ने अपने ऊपर लापरवाही के जो आरोप लगे हैं उनसे इनकार कर रहा है। आरोपों को खारिज कर रहा है होटल मैनेजमेंट। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक आदेश आपके स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राहत लेकर आया है। अब क्लास 1 से लेकर 10वीं तक स्कूल बैग का वजन तय कर दिया गया है। अब ऐसे में शिक्षा क्षेत्र में खासा मुकाम रखने वाले उत्तराखंड के लिए इस फैसले के बड़े मायने हैं। देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल लाइफ को हर बच्चा एंजॉय करना चाहता है, लेकिन कभी होमवर्क तो कभी बैग का बोझ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया आदेश स्कूल के बच्चों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। आदेश के मुताबिक क्लास 1 और 2 के लिए बैग का वजन 1.5 किलो होगा। क्लास 3 से 5 के लिए बैग का वजन 2 से 3 किलो, क्लास 6 और 7 के लिए बैग का वजन 4 किलो, क्लास 7 से 9 के लिए बैग का वजन 4.5 किलो और क्लास 10 के लिए बैग का वजन 5 किलो होगा। स्कूल बैग का वजन तय करने के साथ ही क्लास 1 और 2 में बच्चों को घर के लिए होमवर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि आज के टाइम में बैग इतने हैवी हो गए हैं, बच्चे इतना प्रेशर ऑलरेडी वो घर से आते हैं बेचारे अर्ली मॉर्निंग उठ के, और बैग वाज टू हैवी एंड होमवर्क प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेट तो ज़्यादा होता ही है बैग का, तो बच्चों के लिए परेशानी तो है ही है। देश ही नहीं दुनिया भर में देहरादून और नैनीताल के स्कूल फेमस हैं और इन स्कूलों पर भी फैसले का बड़ा असर होने जा रहा है। स्कूल बैग्स के वेट को लेकर बच्चे क्या सोचते हैं? कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आप क्या सोचते हैं स्कूल बैग के वेट को लेकर? स्कूल बैग का वेट ज़रूरी कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है और छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें। और मैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ इसे, और मैं तो इतना सपोर्ट करता हूँ कि मैं अपनी कुछ बुक्स स्कूल में रख के आ जाता हूँ, जो बड़ी बड़ी वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाली। वेट कम होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। इसके
इसमें बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है और उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। आप क्या कहते हो? वेट बिल्कुल, हमारे बुक्स का वेट बहुत कम होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से बहुत दिक्कत भी होती है हमें और बैग्स बहुत भारी होते हैं हमारे। केंद्र सरकार के फैसले का राज्य सरकार ने भी खुले दिल से स्वागत किया है। संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, ये जनहित में और बच्चों के भविष्य को देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय, मैं इसका स्वागत करता हूँ। रही बात इसका पालन करने वाली बात, तो हमने इस प्रदेश के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करके हमने ये पहले मैसेज दे दिया है कि बच्चों का बोझ कम किया जाए। नन्हे कंधों पर बैग के बोझ के साथ पेरेंट्स की उम्मीदों और सपनों का भी बोझ होता है। ऐसे में बैग का बोझ तय होने से बच्चों के लिए ये किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो तमाम स्कूल किस तरह से इस आदेश का पालन करेंगे, अब वो देखने वाली बात होगी कि क्या रास्ता निकलेगा, किस तरह से बैग का बोझ कम होगा। फैसला तो लिया गया, लेकिन इस फैसले को अमली जामा पहनाना इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस तरह की है कि बैग का बोझ डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। चलिए, आज अब मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पर थे, इसकी बात कर लेते हैं। नैनीताल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से सीधी बात की। लोगों ने भी सीएम को समस्याएं बताई यहां के बारे में। बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी एक दल यहां पर मौजूद था। लोगों ने बताया कि किस तरह से नैनीताल में पार्किंग, सड़क, बिजली, बलिया नाले की सब समस्याएं हैं, जिसके बाद सीएम ने इन समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री के साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक भी यहां पहुंचे थे। कुछ उन्होंने नीतिगत सुधार के लिए कहा था, वो नीतिगत हमने सुधार किए हैं, तो मुझे लगता है कि हम आने वाले वर्ष में हम इसको पूरा कर लेंगे और हम उतनी ही घोषणा करेंगे कि जितना हम काम कर सकते हैं। हाँ, वो उनका समाधान होगा। सड़क उनकी व्यक्तिगत कहाँ है, सड़क है और कहीं वन विभाग की प्रॉब्लम है, कहीं स्कूल कॉलेज की दिक्कत है, कहीं टीचर्स की परेशानी है, कहीं डॉक्टर्स की दिक्कत है।